हेलो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने जो प्लेन मिरर था, ठीक है, उस तक का रिफ्लेक्शन कर लिया था। ठीक है, उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ और उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो यार, सिंपल सी बात है कि जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा था, उस प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में ये अगर आपकी एक मिरर है, ठीक है, इस पर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट को सेंड की है रे। ठीक है, अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर वो कैसा था? यहाँ ऑब्जेक्ट जो था दैट मस्ट बी अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो था वो रियल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो मैंने दो रे सेंड की, एक तो सीधी रे भेज दी 90 डिग्री इंसिडेंस पर, यानी नॉर्मल इंसिडेंस पर। ये वापस अपने पाथ को रिट्रेस करके आई, इसको जब पीछे बढ़ाया, ठीक है, और एक रे मैंने यहाँ पर किसी एक एंगल आई पर भेजी है। ठीक है, ये एंगल आई पर ही वापस लौटेगी। ठीक, इस रे को अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ देन दीज बोथ विल मीट एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर इस रियल ऑब्जेक्ट की ठीक है, एक वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म हुई है। ये इमेज फॉर्म हुई है और ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है किसकी? एक रियल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अच्छा, इस केस में मैंने आपसे बात की थी कि जो आपके डिस्टेंसेस होंगे, ये डिस्टेंस आपका इस डिस्टेंस के इक्वल था। ठीक है, ये एंगल आपका 90 माइनस आई और ये एंगल भी आपका 90 माइनस आई। ये एंगल आपके 90 माइनस आई 90 माइनस आई हो गए थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी चीज़ है। ठीक, 90 माइनस आई यहाँ पर और 90 माइनस आई ही ये आपका एंगल हो गया था। ठीक, अच्छा, इसके बाद में अपनी क्या बात हुई थी? इससे रिलेटेड मैंने आपको चार बातें बताई थी। सबसे पहली बात क्या बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके इक्वल होगा। दूसरी बात जो इसमें हुई थी वो बात ये हुई थी कि जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द टर्म मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये जो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है दैट इज टर्म्ड एज बेसिकली अ टर्म दैट इज मैग्निफिकेशन। ये आगे आ जाएगा अभी। ठीक है, ये टर्म कहलाता है आपका मैग्निफिकेशन। इट इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वैल्यू रेशियो कितना आ जाएगा इसका? 1। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी। इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्निफिकेशन का जो मॉड होगा वो वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस साइन ऑन द बेसिस ऑफ की इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है उसके बेसिस पर अलग अलग होंगे। ठीक है, तीसरी बात, ठीक है, दो बातें ये थी। तीसरी बात ये थी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है, ऑब्जेक्ट आपका रियल है, सो जो इमेज फॉर्म हुई थी, जो इमेज फॉर्म हुई थी दैट मस्ट बी अ वर्चुअल वन। ठीक है, वो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। ठीक है, अगर इसका उल्टा करके देखें तो ज़रा देखो एक बार कि जैसे ये आपका एक यहाँ पर प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इससे कुछ रेज जा रही हैं, एक रे ऐसे भेजी इधर चली गई, एक रे ऐसे भेजी वापस चली गई। ठीक है, ये दो रेज मैंने इस पर सेंड की हैं, एक रे इधर भेजी है, एक रे इधर भेजी है। ठीक है, इन दोनों रेज को, अच्छा चलो एक रे इधर भी भेज दी। ठीक, ये तीन रेज मैंने इस केस में भेजी हैं। जब ये तीन रेज मैंने इस केस में भेजी हैं, ये तीनों रेज आपकी वापस लौटेंगी, ये इधर आई है, ये इधर आई है और ये इधर। ठीक है, इन तीनों रेज को अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ, इन तीनों रेज को अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ तो आपको दिखा कि ये जो ऑब्जेक्ट था, अगर ये रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनी है दैट मस्ट बी अ वर्चुअल वन, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है जो आपकी रेज हैं उनके। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है, ठीक है, तो इमेज आपकी वर्चुअल हो गई। इसका उल्टा करते हैं ज़रा, ऐसे सोचो ज़रा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, ठीक है, एक रे मैंने यहाँ से भेजी, एक रे मैंने यहाँ से भेजी। ठीक है, तो ये दोनों रेज कहाँ मिलेंगी? ठीक है, ये दोनों रेज यहाँ कहीं मिलेंगी। एज दीज आर इंसिडेंट रेज, तो इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? ऑब्जेक्ट है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है सो इन रेस को देखते हैं क्या करेंगी। ये जिस एंगल पर आई हैं उसी एंगल पर वापस जाएंगी, ये जिस एंगल पर आई है रे उसी एंगल पर वापस जाएगी। ठीक है, सो ये रेस जो हैं आपकी वो किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी। ठीक है, थोड़ा सही बना देता हूँ। ठीक है, ये आपकी रेस जो है वो किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी। ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगी इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है? इमेज मिल रही है, और ये इमेज कैसी है? ये इमेज आपकी रियल है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट अगर आपका वर्चुअल हुआ, ठीक है, सो इमेज कैसी बनेगी? रियल। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी बनती है उस केस में? ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा।
क्लियर है ये बात? ये दोनों चीजें भी ध्यान रखेगा। तो क्या कह रहा है आपसे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट जैसे इस केस में वर्चुअल है, तो इमेज जो बनेगी दैट मस्ट बी अ रियल इमेज, ठीक है, सो ये इमेज रियल बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरी बात एक और बतानी थी इसमें कि जो आपका इमेज बनता है, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है दैट इज बेसिकली जैसे ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया कि इससे एक रे भेजी, ठीक है, इससे एक रे भेजोगे, आपकी जिस एंगल पर रे आई है उसी एंगल पर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट से अगर आप रे भेजोगे, ठीक है, तो एक रे आपकी इस पॉइंट की यहाँ गई है, एक सेकेंड, इन्वर्जन दिखाना है मुझे, वो भी साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये जो ए साइड है, जैसे मैं, ये मेरे सामने लेट अस सपोज मिरर खड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूँ, तो ये वाला जो मेरा हाथ है, ठीक है, इसकी इमेज जो बनेगी ना वो इस तरफ बनेगी, और ये वाला जो मेरा हाथ है इसकी इमेज जो बनेगी वो इस तरफ बनेगी, मतलब साइड बाय साइड इन्वर्जन, साइड बाय साइड इन्वर्जन, ठीक है। जो इमेजेस बनेंगी वो साइड बाय साइड इन्वर्टेड इमेज बनेंगी, एंड दिस साइड बाय साइड इन्वर्जन इज नथिंग बट जस्ट द लेटरल इन्वर्जन। इसी को नाम दिया जाता है क्या? लेटरल इन्वर्जन का, ठीक है। इस लेटरल इन्वर्जन में क्या कहा जाता है कि जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये अगर लेफ्ट साइड है तो इसकी इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी, ठीक है, राइट में, ठीक है। लेफ्ट साइड की जो इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी, और जो राइट साइड है उसकी इमेज जो बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी, ठीक है। ये अगर राइट है तो इसकी इमेज इधर बनेगी। तो साइड बाय साइड इन्वर्टेड इमेजेस आपकी फॉर्म होती हैं, ठीक। दैट्स वाई कुछ जो मतलब आप मिरर में देखेंगे तो जब अपना आप सीधा हाथ घुमाते हैं तो मिरर अपना जो इमेज है आपका वो उल्टा हाथ घुमाएगी, ठीक। ये छोटी चीज़ है, आसानी से आप पढ़ के आए हैं। दिस इज बेसिकली द टर्म लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें बतानी हैं, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक। अच्छा, सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है, वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको देखो ज़रा, आसान सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है। ऐसे सुनो, ये आपका एक लेटर सपोज मिरर है, ठीक है, ये आपका एक लेटर सपोज मिरर है, ठीक। ये मैंने दो एक्सिस ले लिए, एक एक्सिस मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, दिस एक्सिस इज नॉर्मल एक्सिस, और ये एक्सिस मैंने कंसिडर कर लिया, इस एक्सिस को मैंने कंसिडर कर लिया कि दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस, ठीक है। ये आपका नॉर्मल एक्सिस कंसिडर कर लिया और इसको मैंने टेंजेंशियल एक्सिस कंसिडर कर लिया, ये मैंने दो एक्सिस कंसिडर कर लिए, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर रे भेजी, ठीक है। जब मैंने इस पर रे भेजी, इस रे को मैंने आई कैप कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब जब मैं इसको आई कैप कंसिडर कर लूंगा और ये किसी थीटा एंगल पर आई है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसके दोनों कंपोनेंट्स कोई बता सकता है मुझे? इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट इसका हो जाएगा आई कैप साइन थीटा, और इसका ये कंपोनेंट जो हो जाएगा दैट मस्ट बी आई कैप कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये कॉस थीटा कंपोनेंट हुआ, इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये साइन थीटा कंपोनेंट हुआ। अगर मुझे आई कैप को लिखना है, ठीक है, अगर मुझे आई कैप को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? आई कैप को मैं लिखूंगा आई, ठीक है, साइन थीटा किसकी तरफ है? ये साइन थीटा है टी कैप की तरफ, साइन थीटा है किसकी तरफ? टी कैप की तरफ, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस होता तो आई कैप लिख देते, वाई एक्सिस होता तो जे कैप लिख देते, बट यहाँ पे मैंने टी और एन ले लिए हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, कि मैं ये सिखा सकूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही हो, किसी भी तरफ आपका मिरर हो सकता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ टेंजेंशियल टू द मिरर, जो भी आपका मिरर है उसकी टेंजेंशियल एक्सिस, और ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस जो भी मिरर है उसके, ठीक। अच्छा, अब इसका केस अगर अपन करते हैं तो टी कैप प्लस इसकी अगर वैल्यू लेते हैं तो देखो जरा, ये माइनस एन कैप की तरफ जा रही है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, एन कैप ऊपर पॉजिटिव है, सो माइनस, ये देखो आई कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस एन कैप, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आई साइन थीटा टी कैप और माइनस आई कॉस थीटा, ठीक है, एन कैप। अब आई जो है वो तो आपका यूनिट वेक्टर है, तो आप चाहोगे तो उसको 1 भी पुट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आई वेक्टर हो गया आपका, ठीक। अच्छा, अब इससे टकरा के रे वापस जाएगी, तो रे वापस जब टकरा के जा रही है तो ये कौन सा हुआ? ये आपका हुआ आर, ठीक है। अब इस आर के भी आप दो कंपोनेंट्स करोगे, तो आर के जब आप दो कंपोनेंट्स करोगे तो आर का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा,
और ये कंपोनेंट आर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ ही तो एंगल बन रहा है, तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। तो आर कैप को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर कैप, ठीक है। अब देखना जरा गौर से, इस तरफ है तो प्लस टी, आर साइन थीटा तो प्लस टी, और इधर की तरफ है तो प्लस एन, तो प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है, एन कैप, ठीक। अच्छा गौर से देखें, अब आई कैप और आर कैप जो है, आई कैप एंड आर कैप आर यूनिट वेक्टर्स, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो ये मैग्नीट्यूड्स आपके क्या हो जाएंगे, ये मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे आपके 1 के बराबर। इनको 1 रखते हैं और आई और आर की वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। सो आई की जो वैल्यू निकली दैट कम्स आउट टू बी कॉस थीटा, सॉरी पहले साइन थीटा वाला कंपोनेंट था क्योंकि टी कैप के साथ लिखना है, ठीक है। देख लें जरा, तो साइन थीटा टी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप, ठीक है। इसी तरह से आपका आर कैप जो निकलेगा या आर वेक्टर जो निकलेगा आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप, ठीक। अच्छा, एक को इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक। इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो जरा। सो आप आई माइनस आर, या सर आर माइनस आई कर दीजिए आप, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, आर माइनस आई कर दीजिए। जब आप आर माइनस आई करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये तो कट जाएगा आपका, तो 0 टी कैप, ठीक है। कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा एन कैप। इसमें से ये माइनस करोगे तो 0, इसमें से ये माइनस करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे 2 कॉस थीटा, ठीक है। सो आर की जो वैल्यू हो गई वो आ गई आई प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, एन कैप, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास कॉस थीटा तो है ही नहीं है, अब मेरे पास कॉस थीटा तो है ही नहीं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कहीं से भी कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक। जरा देखें जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि इसमें मुझे कॉस थीटा चाहिए, ठीक। अच्छा एक बात देखो जरा, ये आई और ये एन कैप, अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई मेरा कितना निकला है, आई मेरा निकला है साइन थीटा, ठीक है, टी कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप, यही निकला है। अच्छा अगर मैं नॉर्मल वेक्टर की बात करता हूं तो नॉर्मल वेक्टर मेरा कितना आएगा, ठीक है, नॉर्मल मेरा वेक्टर आ जाएगा एन कैप, ठीक है, इस डायरेक्शन में 1 का ही तो है। अच्छा अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं आई डॉट एन की वैल्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो ये तो 0 हो गया क्योंकि इधर तो एन का है ही नहीं, इधर एन है, ठीक है, तो यहाँ एन है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपके मल्टीप्लाई होंगे, कॉस थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहां पर मुझे आई डॉट एन की जो वैल्यू मिली है दैट कम्स आउट टू बी कॉस थीटा। गौर से देख लें दोबारा, देखो जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो टी वाले को टी वाले से और एन वाले को एन वाले से, इसमें टी का तो टर्म ही नहीं है, तो यहाँ टी इंटू 0 प्लस एन इंटू एन के लिए तो कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा आ गया, तो आई डॉट एन कितना आ गया आपका, कॉस थीटा के इक्वल, ठीक। लिखो जरा, आगे आपसे कह रहा है कि यहां पर मुझे क्या पता चला कि जो आई डॉट एन है, आई डॉट एन है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में कॉस थीटा के बराबर, ठीक। अच्छा यहां पुट कर देते हैं, सो आर वेक्टर इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, आई वेक्टर, आई जो भी आपका वेक्टर है उसको लिख लीजिए, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर, ठीक है, प्लस 2 इंटू आई डॉट एन, इससे आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इंटू एन कैप, ठीक। दैट्स गिव्स यू द, यार ये छोड़ो यही लगाते हैं अभी, आर वेक्टर, ये दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वेक्टर फॉर्म आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आपको आई दे देता है और एन बता देता है, आई वेक्टर दे देता है और एन दे देता है, तो आप आराम से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका वेक्टर पता कर लेंगे, क्लियर है। अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा अगला एक चीज़ और देखो जरा, एक छोटी सी बात और, लेट अस सपोज आपका एक ये मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, ये मिरर है, तो आप जब हैचिंग इधर हो रही है तो इसका मतलब आप इधर से शक्ल देख रहे हैं अपनी, ठीक। अच्छा तो अब ये देखो ज़रा कि अगर इस पर ऐसे करके मैंने एक रे डाली है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन मैंने ये कंसिडर कर ली, ये मैंने कंसिडर कर लिया है कि ये आई कैप है, मतलब ये प्लस एक्स है,
ये आपका प्लस वाई है, ठीक है, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया। इसकी इक्वेशन बोलिएगा कितनी आएगी, ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आपका वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो माइनस आई माइनस जे हो गई इसकी इक्वेशन, ठीक। मान लो ऐसा है, तो जब ये टकरा के वापस जाएगा बेटा, ठीक है, तो जो इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा, जो इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा, इसका पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, इसका पैरेलल कंपोनेंट है बेटा, जो देखो अगर माइनस आई माइनस जे लिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक तो पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, तो बेटा इसमें परपेंडिकुलर होगा आई, क्यों, क्योंकि ये खुद जे के अलोंग है, ठीक है। तो जे के अलोंग है तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया आई, तो आई जो है बेसिकली इस केस में वो किस तरफ हो जाएगा, आई की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो चेंज होगी और जे जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो जब ये वापस लौट के जाएगा ना बेटा, तो आई जो माइनस में है वो काय में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा प्लस आई में, और जे जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो गई। अगर ये माइनस आई माइनस जे में है, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, या कह सकते हो रिवर्स इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। वाइल पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ मिरर, ठीक है, और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट है, ठीक है, रिमेन एज सच, ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्लियर? अच्छा, और सुनो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि ये एक एग्जांपल है, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ये आपका एक मिरर है, एक मिरर आपका ये रहा और एक मिरर ये रहा, दो मिरर्स हैं, ठीक है। एक मैंने यहाँ से रे भेज दी है, ये आपकी एक रे मैंने भेजी, ठीक है। अच्छा, इस केस में इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी माइनस आई माइनस जे, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी। ये अगर आई है, ठीक है, तो आपको R1 की इक्वेशन बनानी है, कितनी होगी, ठीक है। इसके बाद में आपको इससे टकराने के बाद जो R2 जा रही है इसकी इक्वेशन भी बतानी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप देखो जरा, इस मिरर के लिए विच वन इज पैरेलल एंड विच वन इज परपेंडिकुलर। तो देखो जरा गौर से, जे जो है वो इसके लिए परपेंडिकुलर है और जो x है यानी I जो है वो इसके लिए पैरेलल है, ठीक है। सो I तो इसमें सेम रहेगा, J जो है वो अपनी डायरेक्शन को पलट देगा। तो R1 की जो इक्वेशन हुई, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है y एक्सिस यानी j कैप, परपेंडिकुलर है j कैप, ठीक है। जब परपेंडिकुलर आपका j कैप है तो j जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, j अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो माइनस आई प्लस जे, ये R2 की इक्वेशन हो गई, माइनस आई प्लस जे, ये R2 की इक्वेशन हो गई, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ो, जब अपन R1 की हो गई, R2 की जब बात करते हैं तो इस केस में आप देखो जरा, इधर आपका क्या हुआ, यह आपका कौन सा नॉर्मल जो है इसमें कौन सा है, तो इसमें नॉर्मल हुआ भैया x यानी आई कैप। तो जब यहां पर जाएगा तो इसका अब क्या बदलना है, इसका बदलना है आई कैप, क्यों, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर, इस मिरर के परपेंडिकुलर कौन है, आई कैप यानी एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस आई का क्या बन गया, प्लस आई, और जे सेम रहा, तो ये R1 हुआ और ये R2 हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। दोबारा सुन लो कि हमेशा जो परपेंडिकुलर टू मिरर होता है, इट रिवर्सेस इट्स साइन, उसका साइन रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका पैरेलल टू मिरर होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन वो उसका साइन रिमेन सेम, उसका साइन जो है वो सेम रहता है। ये दो बातें बिल्कुल अच्छे से याद रहनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म से थोड़ी सी बात कर ली मैंने, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड और थोड़े से कंसेप्ट्स बताता हूँ, वो समझिए ज़रा। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ मैं रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ मिरर से, ठीक है। रोटेशन ऑफ मिरर की बात करने जा रहा हूँ, देखिए ज़रा, आसान सी बात है, ठीक है। अब रोटेशन ऑफ मिरर में क्या होता है बेटा लोग, वो समझो ज़रा। देखो मेरी बात, दो केसेस ले रहा हूँ रोटेशन ऑफ मिरर में, ठीक है। केस फर्स्ट के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं कि जो आपकी मिरर है, ठीक है, उस मिरर को तो फिक्स रख रहे हैं,
मिरर को तो अपन ने फिक्स कर दिया, जबकि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है इसको अपन रोटेट कर रहे हैं। इंसिडेंट रे को तो अपन रोटेट कर रहे हैं और मिरर को अपन फिक्स रख रहे हैं। दोबारा देख लो ज़रा, यह आपका एक मिरर है, इसको आपने फिक्स रख लिया, ठीक है। इस पर आपने एक इंसिडेंट रे भेजी थी, इस इंसिडेंट रे को आपने, ठीक है, यहाँ पर वापस ला दिया। ये आपका आई से भेजा था, आई से ही आपने, सॉरी, आई से ही आपने इसको वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि दो आई और आर जो होंगे बराबर होंगे, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ो। अब आपने क्या किया कि इस रे को, ठीक है, इस वाली रे को आपने थीटा घुमा दिया, ठीक है। इधर से आपने थीटा जो है वो क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको। इंसिडेंट रे जो थी, इनिशियली इंसिडेंट रे ये थी, बाद में इंसिडेंट रे आपने ग्रीन वाली कर दी। इस इंसिडेंट रे को आपने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। जब आप इंसिडेंट रे को थीटा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हो तो क्या होगा, देखें जरा। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, टोटल आई था, थीटा कम कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई माइनस थीटा। तो जब ये आई माइनस थीटा से नॉर्मल के साथ आई है तो वापस भी आई माइनस थीटा से ही जाएगी। ये एंगल भी आपका कितना हो गया, आई माइनस थीटा, ठीक। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए कि इसने कितना एंगल कवर किया है, इसने एंगल कवर किया है यहां पर, तो इसको हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो एंगल ऑफ डेविएशन के बेसिस पर देखेंगे तो डेल्टा 1 पहले केस में, ये फर्स्ट केस था, ये वाला रोटेशन के बाद का केस है। सो बिफोर रोटेशन, ठीक है, क्या हुआ था, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स आई, यही था। अच्छा, अब आफ्टर रोटेशन अगर बात करते हैं तो रोटेशन के बाद में जो आपका एंगल है, डेविएशन एंगल, इट इज 180 माइनस, देखो बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में कितना है, आई माइनस थीटा। सो 180 माइनस 2i, ठीक है, 180 माइनस 2i प्लस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये आपका किधर रोटेट हुआ है, तो ये रोटेट हुआ है आपका क्लॉकवाइज। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो ये कैसा रोटेट हुआ है, ये हुआ है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि जब आप इंसिडेंट रे को एक डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट सेंस में आपकी रोटेट हो रही है। तो डेल्टा टोटल आपका कितना हुआ, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आपकी एक रे पॉजिटिव आपने कंसिडर कर लिया तो इसको आप नेगेटिव कर लीजिए, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अच्छा, सो डेल्टा 1 कितना हुआ, 180 माइनस 2i माइनस 180 माइनस 2i प्लस 2 थीटा। बेटा 180 से 180 खत्म, माइनस 2i से माइनस 2i खत्म हो गया, ठीक है। और बाहर लाएंगे तो आया वैल्यू आपका माइनस 2 थीटा। मतलब जो आपकी यहां पर जो नेट डेविएशन क्रिएट हुआ दैट इज बेसिकली द 2 थीटा, ठीक है, वो भी अपोजिट सेंस में। अब इस रे से आपको 2 थीटा घूमना है, ठीक है। इस रे से जो आपकी इंसिडेंट रे थी, इनिशियल रे थी, इससे आपको 2 थीटा घुमाया, तो थीटा तो ये घूम गई, तो ये कितना घूमा है, ये भी आपका थीटा ही घूमेगा इन अपोजिट सेंस, ठीक है। ये आपका कितना घूमेगा, इट विल रोटेट इन थीटा। सो रिफ्लेक्टेड रे will rotate by theta in opposite sense। थीटा जो है वो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट सेंस में इस केस में घूम जाएगी, ठीक है। सो जो थीटा है आपका वो तो ये घूम चुका है, और बाकी 2 नेट डेविएशन जो हुआ है इस रे से वो 2 थीटा का हुआ है, तो एक थीटा तो ये घूम गई, एक थीटा इधर। दैट मीन्स कि ये आपका जो नेट डेविएशन क्रिएट होगा इट विल हैव थीटा इन दिस डायरेक्शन वाइल थीटा इन दिस वन, ठीक। आप खुद भी सोचो, ये पूरा एंगल आई है, ठीक है, इसको मैंने थीटा यहां से घुमा दिया तो ये कितना बना, आई माइनस थीटा, ये कितना बना, आई माइनस थीटा, ये टोटल कितना था, आई। इसमें से आई माइनस थीटा हटाऊंगा तो कितना बचा, बेटा थीटा ही तो घूमेगी ये रे भी, तो ये रे भी आपकी कितनी घूम जाएगी, दिस रे ऑल्सो रोटेट बाय थीटा, ठीक है ना। अच्छा, सो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय थीटा, ठीक है, प्लेसिंग मिरर फिक्स, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रे will rotate by theta
इन अपोजिट सेंस, इन अपोजिट सेंस। लाइकवाइज ऐसे देखो जरा, ये आपका एक मिरर है बेटा, ठीक है, इस मिरर के साथ मैंने एक रे भेजी, जब इस रे को भेजा बेटा, ठीक है, तो इस रे के साथ में अगर इसने कुछ एंगल बना रखा है, ठीक, मैंने मिरर को फिक्स रखा और रे को मैंने रोटेट करा दिया बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने इसको थीटा रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो पहले इसे किधर जाना चाहिए था, पहले ये इस रास्ते जा रही थी थीटा एंगल पर ही, ठीक, बट इसको आई ले लो, आई एंगल पर ही जा रही थी, ठीक। अब जब इसकी बात करेंगे ग्रीन वाली रे की, ये कितने पर जाएगी, तो ये थीटा घूम जाएगी, ठीक है, किस सेंस में, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज गई है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा घूम के आपकी आगे चली जाएगी, ठीक है। सो अगर आपने इंसिडेंट रे को रोटेट किया है, ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी आपकी थीटा घूमेगी बट इन अपोजिट सेंस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा एक, ठीक। अच्छा, अब केस सेकंड कंसीडर कर लेता हूं। सेकंड केस के अंदर क्या है बेटा, वो देखो जरा। तो केस सेकंड में जब बात कर रहे हैं, तो केस सेकंड में क्या कर रहे हैं हम, देखना जरा। इस केस में अपन इंसिडेंट रे को फिक्स करेंगे, इंसिडेंट रे को फिक्स करेंगे, ठीक है, और जो मिरर है आपका, ठीक है, उस मिरर को अपन रोटेट करेंगे। ये दो केस, दूसरा वाला, ठीक, देखो जरा, यह आपका एक मिरर है, इस मिरर को आपने एक रे भेजी इस पर, यह आपने एक रे भेजी है, ठीक है, यह आपका इंसिडेंट रे हो गया, यह आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यह आपका एंगल आई हो गया और यह एंगल आई हो गया, ठीक। इस भरोसे आई थी, इस भरोसे चली गई। अच्छा, इधर देखते हैं, हमने क्या किया कि इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दिया, इस मिरर को अपन ने थीटा एंगल से रोटेट करा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा, क्या घूमेगा बेटा, इस पर जो नॉर्मल आप खींचोगे, क्या वो नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा, क्या वो नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा। ये पहले का नॉर्मल था, ये बाद का नॉर्मल है N2, और इसको पहले वाले को मैं नाम दे देता हूं N1, ठीक है। पहला मेरा ये था और दूसरा नॉर्मल ये हो गया। नॉर्मल्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, नॉर्मल के जो बीच का एंगल है वो हो जाएगा थीटा। अब जरा गौर से देखो कि इस इंसिडेंट रे का, ये वाली जो इंसिडेंट रे है आपकी येलो वाली, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस रेड वाले के साथ कितना हो गया, तो रेड वाले के साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट बिकम्स, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया सेकंड केस में, यानी I2 की जो वैल्यू हुई दैट कम्स आउट टू बी एंगल I प्लस एंगल थीटा। क्या ये एंगल I प्लस एंगल थीटा के इक्वल हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब जो रे इससे वापस जाएगी, जो रे इससे वापस जाएगी, क्या वो एंगल I R की जो वैल्यू होगी केस में, तो एंगल I प्लस एंगल थीटा पर जाएगी, ठीक है। अच्छा, पहले जो रे जा रही थी, ठीक है, वो इस रे के साथ कितने एंगल पर जा रही थी, तो पहले जो रे जा रही थी वो जा रही थी I प्लस I, मतलब 2I का एंगल था इन दोनों रेज के बीच में, जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी फर्स्ट वाली, उसके बीच में एंगल था 2I का, ठीक है। अच्छा, अब कितना एंगल हो गया, तो अब एंगल चेक कर लेते हैं। अब एंगल हो गया 2I, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एंगल I1 I2 प्लस एंगल R2, ये कितना हो गया, एंगल I प्लस एंगल I प्लस एंगल थीटा, मतलब ये हो गया आपका 2 टाइम्स एंगल I प्लस एंगल थीटा, ठीक है। और फर्स्ट वाली जो रेज जा रही थी और फर्स्ट वाला जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा था, उनके बीच का एंगल कितना है, वो है एंगल 2I, ठीक है। एक ये हुआ, एक ये हुआ, इन दोनों का अगर मैं माइनस कर देता हूं तो जरा देखना, ठीक है, ये 2 और ये 1, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो क्रिएट हुआ है दैट इज बेसिकली, इसमें से ये तो जाएगा, वैल्यू कितनी बची आपकी 2 थीटा, वो भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि जो एंगल आपने इधर घुमाया था उसी से ये रे जो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे 2 जो है, इट विल रोटेट बाय 2 थीटा। ये कितने से रोटेट कर जाएगी, इट विल रोटेट बाय 2 थीटा इन सेम सेंस, ठीक है। जो इंसिडेंट रे इधर जानी चाहिए थी, ठीक है, वो अब उस रिफ्लेक्टेड रे इधर जानी चाहिए थी, वो रिफ्लेक्टेड रे अब इस भरोसे जाएगी। ये आपका R2 हुआ, रिफ्लेक्टेड रे 2 हुआ, ठीक है। अगर आप इसको मैथमेटिकली फाइंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 1 का, ये एंगल है 2I, ठीक।
अच्छा, अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 2 का जो एंगल है दोनों के बीच का वो आ गया है आपका 2i + 2 थीटा। तो कितना एंगल एक्स्ट्रा आ गया? 2 थीटा। तो ये आपको पता चल गया कि ये 2 थीटा आपकी रोटेट कर गई है RR2 से RR1 के बीच में। ये एंगल जो बन गया है दैट इज बेसिकली द 2 थीटा। बोलो क्लियर कि नहीं? ठीक है, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा के बराबर। रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट कर जाएगी? इट विल रोटेट बाय 2 थीटा। तो लिख देते हैं रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा इन सेम सेंस। सेम सेंस में ये 2 थीटा रोटेट कर जाएगी। ठीक है, अच्छा तो देखो जरा क्या लिखेंगे अपन। हम लिखेंगे इफ इंसिडेंट रे रिमेन्स फिक्स, इंसिडेंट रे रिमेन फिक्स्ड, अगर इंसिडेंट रे फिक्स रहती है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर gets rotated by theta, then mirror gets rotated by theta, then reflected ray, पूरा लिख लेते हैं, reflected ray will rotate by 2 theta in same sense। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, इस पर आपने कोई एक रे भेजी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस मिरर को थीटा से घुमा देते हैं, तो ये रे अगर पहले इधर जा रही थी, ठीक है, किसी भी एंगल पर जा रही थी, तो ये 2 थीटा घूम जाएगी सेकेंड केस में। इस मिरर के केस में ये अगर पहली रिफ्लेक्टेड रे थी और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, तो मिरर को रोटेट करने के बाद जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आएगा इट विल रोटेट बाय 2 थीटा इन सेम सेंस जिसमें आप मिरर घुमाओगे। अगर आप मिरर को 30 डिग्री घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री आपकी घूम जाएगी। क्लियर है ये बात? तो ये 2 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ मिरर से। ठीक है, अच्छा और समझो ज़रा और जानो चीज़ों को, देखो ज़रा। तो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका मिरर जो है उसको रोटेट करेंगे तो 2 थीटा से आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपकी रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ज़रा, ऐसे कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि अ मिरर is rotated by 30 डिग्री in clockwise direction। ठीक है, clockwise direction। ठीक है, and incident ray is rotated by 20 डिग्री in clockwise direction। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछ रहा है फाइंड रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, देखो ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे वो समझो ज़रा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक मिरर है, ठीक है, इस मिरर को आपने 30 डिग्री रोटेट कराया है। ठीक है, तो जब आप इस मिरर को 30 डिग्री रोटेट कराओगे तो मिरर के रोटेशन से क्या हो जाएगा? सो मिरर के रोटेशन से आपका 30 डिग्री का तो ये मिरर रोटेशन, तो रिफ्लेक्टेड रे इससे 2 टाइम्स रोटेट करती है। अगर मिरर को आप थीटा रोटेट करा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करती है इन अपोजिट सेंस, सेम सेंस। तो ये अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है तो 60 डिग्री हो गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डेल्टा 1 हो गया 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रोटेटेड बाय 20 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर अब इसको 20 और क्लॉकवाइज रोटेशन में आप रोटेट करते हो, ठीक है, अच्छा तो आप जब इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हो तो थीटा से अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से होती है बट इन अपोजिट सेंस। ठीक, अच्छा तो आपने कितने से किया है? तो डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 से आपने क्लॉकवाइज में रोटेट किया है, तो ये भी आपकी 20 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर अपन नेट डेविएशन देखते हैं तो नेट डेविएशन कितना हो गया? नेट डेविएशन इज 60 इन क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो 60 माइनस 20 दैट कम्स आउट टू बी 40 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो नेट डेविएशन आएगा दैट मस्ट बी 40 डिग्री इन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जब मिरर रोटेट किया जाता है, इफ मिरर रोटेट, तो रिफ्लेक्टेड रे डबल रोटेट करती है इन सेम सेंस, ठीक। अगर इंसिडेंट रे आपकी रोटेट की जाती है, तो इंसिडेंट रे आपकी अगर रोटेट की जाएगी, ठीक है, तो उस केस में ये अपोजिट सेंस में सेम एंगल रोटेट करती है, ठीक। दोनों से नेट डेविएशन अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, आगे पढ़ो। आगे अगली बात बताने जा रहा हूं जो मैं, ठीक है, उसको समझो जरा। नेक्स्ट थिंग इज फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू फील्ड ऑफ व्यू, ठीक। अब जरा समझो, ऐसे कह रहा है आपसे कि लेट अस सपोज एक मिरर है जिसका साइज जो है वो ये है, एक मिरर है जिसका साइज जो है वो ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि एक ये जब मिरर बना हुआ है, इसके, ठीक है, साइड में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, इसके साइड में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा। अब सबसे पहली बात आप ये बताओ कि इज इमेज फॉर्म्ड, क्या इमेज फॉर्म होगी? सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इमेज फॉर्म होगी? मिरर के सामने नहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो क्या इमेज फॉर्म होगी? ठीक, पहली बात, ठीक। तो इसका जवाब है यस, इमेज विल फॉर्म। हाँ जी, इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। कहाँ होगी? ठीक, अगली बात वो है, ठीक। पहली बात तो ये हो गई कि क्या इमेज फॉर्म होगी? हाँ भैया होगी। मिरर सामने नहीं है, साइड में है ऑब्जेक्ट के, लेकिन फिर भी इमेज फॉर्म होगी। कैसे करेंगे इमेज फॉर्म? सो इमेज फॉर्म करने का तरीका है, मिरर को एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। इससे डिस्टेंस देखिए कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इससे x डिस्टेंस पर ही इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक सामने, ठीक। कैसे होगी वो देखो ज़रा। एक रे आपने यहाँ भेजी, ठीक है, इस रे को आप जिस एंगल पर भेजे हो उसी एंगल पर ये वापस चली जाएगी। जब ये एंगल पर वापस जाएगी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। एक रे और भेजो, दो रे भेजनी पड़ेंगी, एक रे ये भेज दी, एक रे आपकी ये भेज देते हैं, ठीक है। दो रे भेज रहे हैं अपन, एक रे ये भेज दी और एक रे ये हो गई, ठीक है। इस रे को भी आप भेजो ज़रा, ये रे भी आपकी यहीं कहीं मिलती नज़र आएगी। ये दोनों रेज आपकी एक पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक रे आपने हरी वाली भेजी थी, एक ये येलो कलर की रे आपने भेज दी हैं। ये दो रेज मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भेज दी हैं, ठीक है। और इन दोनों रेज ने पीछे जाके इस पॉइंट पर ही इमेज को फॉर्म कर दिया है। तो पहली बात, इमेज फॉर्म होगी। हाँ, कैसे होगी? मिरर एक्सटेंड करो, जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज फॉर्म कर दो। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट के पास ही एक आदमी खड़ा हुआ है। क्या इसको ये इमेज दिखेगी? इज इमेज सीन टू ए, ये ए पर्सन खड़ा हुआ है, इस ए को क्या ये इमेज दिखेगी? पहला सवाल। दूसरी बात, एक आदमी मिरर के सामने खड़ा हुआ है बी, क्या इसे इमेज दिखेगी? तीसरी बात, एक आदमी इधर की साइड खड़ा हुआ है यहां पर, क्या इज इमेज सीन टू सी? मतलब किसे दिखेगी? ए को दिखेगी, बी को दिखेगी या सी को दिखेगी, ठीक है। यहीं से मेरा नया कंसेप्ट शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, देखो जरा, इमेज जो है, ठीक है, वो उसे दिखेगी जो इसके फील्ड ऑफ व्यू में होगा। अब ये फील्ड ऑफ व्यू क्या है? फील्ड ऑफ व्यू का केस ये है बेटा लोग कि इसके एक्सट्रीम एंड से, एक एंड इसका ये रहा, एक एंड मिरर का ये रहा, इस मिरर के एंड पर आप इंसिडेंट रे भेजिए ऑब्जेक्ट से, ये किसी एंगल पर जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का जो रीजन होगा, इनके बीच का जो ये रीजन होगा, सिर्फ इसमें अगर कोई आदमी खड़ा होता है देन इमेज विल सीन। इस रीजन में, इस रीजन को कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन में अगर कोई आदमी खड़ा होगा, ठीक है, तो उसको इमेज दिखेगी, वरना किसी को इमेज नहीं दिखेगी। यहां खड़े हुए आदमी को इमेज दिखेगी? नहीं। यहां खड़े हुए आदमी को इमेज दिखेगी? नहीं। कहां? यहां अगर कोई खड़ा होगा, ये जो ब्लू रीजन मैंने डैश से बनाया है, इस रीजन में अगर खड़ा हुआ है कोई जो कि सी है, तो उसे इमेज दिखेगी।
मतलब यहां इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है, उसमें अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है देन इमेज कैन बी सीन, वरना नहीं दिखेगी। क्लियर? अच्छा, अब ये फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तरीका क्या है बेटा, लोग एक एंड पर, ठीक है, रे भेजो और एक दूसरे एंड पर रे भेजो, दोनों रे के बीच का जो कॉमन एरिया होगा, कॉमन जो रीजन है, उसमें आपको रे जो है वो इमेज जो है वो दिखेगी। क्लियर? अच्छा, देखो जरा एक बार और देखो, ऐसे कह रहा है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, एक ये आपका मिरर रखा हुआ है, क्या इसकी इमेज बनेगी? हाँ जी बनेगी, ठीक है, और इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा वो देख लो जरा। एक इस एंड पर भेजी, ठीक है, इधर चली गई, एक इस एंड पर भेजी, वो इधर चली गई, इसके बीच का जो रीजन है, ठीक है, यानी ये रीजन जो है ये इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी इमेज जो है वो दिखेगी। बोलो क्लियर कि नहीं? ये जो येलो पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है ये इसका फील्ड ऑफ व्यू है। इस फील्ड ऑफ व्यू में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज आपकी सीन होगी ही। क्लियर है? अच्छा, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने ना रख के साइड में रख दें, फिर आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो जरा बेटा, इनके कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर ये कंसेप्ट देखो कि आपको जिस एंगल पर रे भेजी है उसी एंगल पर वापस जाएगी। सिमिलरली दूसरे एंड पर भी यही करो, जिस एंगल पर रे भेजी है उसी एंगल पर वापस जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऐसे कह रहा है आपसे कि जिस एंगल पर रे भेजी है इसी एंगल पर रे वापस जाएगी। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा बिल्कुल बीच का, इस एरिया में आपकी इमेज दिखेगी। ठीक, अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है, वो समझते हैं जरा। देखो एक बार, ऐसे कह रहा है आपसे an object is placed at a point 1, 0। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 1, 0 पर, एंड मिरर इज हैविंग एंड कोऑर्डिनेट्स एज। इसके मिरर के जो एंड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं वो देखो ज़रा। इसके एंड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, 2, 3, ठीक है, मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आपका एक मिरर रखा हुआ है, इस मिरर के एंड कोऑर्डिनेट्स में एक कोऑर्डिनेट है 2, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, 5, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एंड 2, 5, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने पर? 1, 0 पर, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है फाइंड फील्ड ऑफ व्यू ऑन वाई एक्सिस, फाइंड फील्ड ऑफ व्यू ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो कितने एरिया में होगा और कहां पर होगा। ठीक, अच्छा, जरा गौर से देखिए, ठीक है। ऐसे कह रहा है आपसे कि ये आपका मिरर है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पर कहां कहां दिखेगा। मैं, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये मुझे फिर आराम से क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कह रहा है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को देखो जरा कैसे करेंगे। पहले बताओ सिमिलर ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं। अगर सिमिलर ट्राइंगल के बारे में थोड़ा नहीं जानते हो तो सुन लो 2 मिनट के लिए, फिर आगे बात करूंगा, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल का क्या कंसेप्ट होता है? सिमिलर ट्राइंगल के केस में ये होता है कि लेट अस सपोज ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल्स हैं आपके, तो जो इसका बेस है और जो इसका बेस है, इसका बेस B1 और इसका बेस B2, इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, ऐसे इसकी हाइट और इसकी हाइट का जो रेशियो होगा, और इसका जो आपका हाइट ले ली, बेस ले लिया, या ऐसा करो इसको परपेंडिकुलर लिख लो ताकि इसको हाइपोटेन्यूस लिख लूंगा, है ना। तो ये H1 ये H2 ये परपेंडिकुलर, तो जो P1 और P2 का रेशियो होगा और H1 और H2 का जो रेशियो होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल सिमिलर का मतलब होता है कि कोई भी 2 एंगल इक्वल हों, ठीक है, या साइड्स आपकी जो है वो प्रोपोर्शनल हों, या तीनों एंगल्स इक्वल हों,
ठीक, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर इनके तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, या फिर दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो भी हो जाता है। सो B1 B2, P1 P2 और H1 H2 का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। एक कॉन्ग्रंट होते थे, कॉन्ग्रंट अलग है, कॉन्ग्रंट में ये बराबर होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए साइड्स का। ये सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट में होता है। ये कब होगा? जब एटलीस्ट टू एंगल्स, मिनिमम दो एंगल, एटलीस्ट टू एंगल आर इक्वल। अगर मिनिमम दो एंगल इक्वल होंगे ना तो भी ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस चीज़ को ही यहाँ अप्लाई करूँगा। अब देखो ज़रा गौर से, ऐसा किया मैंने, यहाँ से एक रे भेजी, ठीक है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा, ये इससे चली गई, ठीक। अच्छा, एक रे दूसरे एंड पर भेज देता हूँ, ठीक है, एक, अच्छा पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे समझो ज़रा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,0, ठीक है। अच्छा, तो ये दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा OAB और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा BC और D। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। मैं बहुत छोटी चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है। OAB ये ट्राइंगल है और दूसरा है ट्राइंगल BCD, ठीक है। अच्छा, अब देखो ज़रा कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है क्योंकि I और R आपस में बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल ने काटा हुआ है, तो ये आपस में बराबर हो गए। अच्छा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये एंगल आपके बराबर हो गए इसके, और ये वाला एंगल हो गया इसके बराबर क्योंकि दोनों 90 के हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि जो इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो गई। अब इस साइड की वैल्यू बताओ OA की। सो OA इसका बेस है और इसका बेस कितना है दूसरे ट्राइंगल का, वो है BC। इस साइड का, इस वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है, इस साइड ट्राइंगल की हाइट है AB और इसकी हाइट कितनी है CD। अब जरा बताओ OA की वैल्यू कितनी है, तो दो में से एक गया तो इसकी लेंथ 1 आ गई। BC की वैल्यू कितनी है, यहां कोऑर्डिनेट 0 होता है x, यहां कोऑर्डिनेट 1 होता है, तो ये 0 में से 2 में से 0 गया तो ये लेंथ आ गई 2। अब AB की लेंथ देखो, ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ 2 दे रखी है, देखो कोऑर्डिनेट 2 है, सॉरी ये कोऑर्डिनेट आपका 3 है, तो इसकी लेंथ हो गई 3। अब पूछ रहा है ये CD कितना होगा, तो CD निकाल लो, CD आराम से निकाल लो, इधर मल्टीप्लाई करो CD को और इधर 2 3 6, तो CD की जो वैल्यू आ गई, CD की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6 आ गई। CD की वैल्यू आ गई 6, मतलब यहां से शुरू करो, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट है आपका 0,3, इसमें से 6 सेंटीमीटर ऊपर तक जाओ। जब 6 ऊपर तक जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 6 ऊपर तक जाने पर ये कहां जाके मिलेगी, ये मिलेगी 9 पर। किस पॉइंट पर जाके मिलेगी, इट विल फॉर्म एट 9। किस पॉइंट पर आई है ये आ गई है, 6 जोड़ना है ना, 3 में 6 जोड़ना है तो 0,9 पर पहुंच गई है साइड। क्लियर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, जो ये वाली साइड है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हो गए 0,9। बोलो कोई दिक्कत, एक बात क्लियर है, ठीक। 3 के बाद 6 बोल रहा है वो, 3 के बाद CD की लेंथ 6 है, ये 3 पहले ही है, इसके बाद 6 और जोड़ो तो 9 हो गया ये। अच्छा, अब इस एंड का खेल खत्म, अब दूसरे एंड के लिए यही खेल खेलते हैं। जरा गौर से देखो, आपसे अब ये कह रहा है कि दूसरे एंड पर मैं एक और रे भेज देता हूं, मैंने एक रे और भेजी, ठीक है। अच्छा, ये रे आपकी ऐसे कहीं गई होगी, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। फिर से ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर, I और R आपके बराबर होंगे, तो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। अब जो ट्राइंगल सिमिलर होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो जरा देखो OA और N ले लेता हूं इसको, ये ट्राइंगल हो गया आपका OAN के बराबर। तो अब दूसरे ट्राइंगल के लिए बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगला ट्राइंगल मैंने लिया है ट्राइंगल OAN, और यहां भी कोई ट्राइंगल बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,5, ठीक है। और ये कहां मीट करेगा, ये अपने को चेक करना है, ये कहां मीट करेगा ये अपने को चेक करना है, ठीक। अच्छा, इस ट्राइंगल OAN और ये इसका कुछ नामकरण, इसका नामकरण अपन ने कर दिया F और ये E, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया OAN, एक हो गया NFE, ठीक है, NFE, ठीक है। अच्छा, अब इसका बेस देखो OA का बेस हो गया, अच्छा इसका बेस कितना हो गया, तो इसका बेस हो गया FN के बराबर। इसकी हाइट कितनी है, तो A से लेके N तक,
इसकी हाइट कितनी है, एफ से लेके ई तक, ठीक है। अच्छा, ओ ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। एफ एन की वैल्यू कितनी है, तो एफ से एन तक ये लेंथ कितनी है जी, तो ये लेंथ है आपकी 2 थी पहले, अब भी 2 ही है, ठीक है। अच्छा, अब ए एन देखो, ए एन कितना है, यहां से यहां तक की हाइट है 5, ये ले ली 5, ठीक है। एफ ई कितना होगा, एफ ई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यहां से मैं एफ ई फाइंड करता हूं, सो एफ ई बराबर 2 5 10 आ गया। एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, मतलब यहां के बाद कितने तक जाएगा, यहां के बाद कितने तक जाएगा, 10, तो 5 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0,15, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,15, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ कि आपकी जो इमेज है वो कहां से कहां तक है, तो 9 से लेके और 15 के बीच में ही तो फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है वाई एक्सिस पर, 9 से लेके और 15 के बीच में ही तो फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है। इस वाले एंड का निकाला था तो 9 पर गया था, इस एंड का निकाला है तो 15 पर गया है, तो 9 से लेके और 15 तक के बीच में आपको ये इमेज दिखेगी, ठीक है। सो यहां लिखेंगे अपन, द इमेज विल सीन बिटवीन 9 to 15 ऑन वाई एक्सिस, कितने 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी ले रहे हो उतने तक के लिए ये इमेज दिखेगी वाई एक्सिस पर। बोलो क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई, ठीक है। इजी सी पार्ट था, कुछ खास बड़ा नहीं, बहुत इजी सी बात, ठीक। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो कि आपको दोनों एंड्स के लिए ट्राइंगल की सिमिलैरिटी लगा के खेल खेलना पड़ेगा। ऑल्दो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने आपको ये सिखा दिया, और ये तो टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आपने इसमें एक एक चीज़ में लगाया है। ऐसे मत सोचना कि इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी आता है, ठीक है ना, आएगा, मत परेशान होना, आएगा ना। अगली बात पर आ जाओ, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स में बता चुका हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपका उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा है 3,2 से लेके 3,5 तक, ठीक है, इतने तक रखा है। एक ऑब्जेक्ट आपका है जो कि कहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ ऑरिजिन पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका ऑरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू बताओ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। या क्वेश्चन और बदल सकता है, क्वेश्चन ये कह सकता है कि अ पर्सन इज मूविंग ऑन वाई एक्सिस, अ पर्सन इज मूविंग ऑन वाई एक्सिस विद 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पर्सन है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फाइंड द टाइम फॉर विच दैट पर्सन कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज वो कितने टाइम के लिए देखेगा, ये आपको पता करना है, ठीक। अच्छा, देखो जरा, एक ट्राइंगल, एक रे आपने ये भेजी, ये रे कहीं चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया आपके पास में 3, और ये लेंथ कितना हो गया 2, ठीक है। सिमिलरली ये लेंथ कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा फिर 3/2, और इसके लिए भी 3 हाइट है, ठीक है। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, देखो 3 बेस है, इसका भी 3 बेस है, इसकी हाइट 2 है तो इसकी हाइट भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है आपका 2, इसमें कितने तक दिखेगा, 2 और दिखेगा, मतलब ये 4 तक दिखेगा। तो 0,4 तक ये ऑब्जेक्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर मीट करेगी ना, तो ये 0,4 पर मीट करेगी, क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ो। अब ये कह रहा है कि जब यहाँ पर रे भेजें तो दूसरे वाले पर रे भेज दो भैया। जब यहाँ रे भेजोगे तो बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 5, तो यहाँ भी आप देखोगे तो बेस कितना है 3, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5, तो ये यहाँ दिखेगी इसके बाद 5 तक। ये कितना है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है 5, और इसके बाद फिर 5 दिखेगी, तो ये दिखेगी मतलब 10 तक, ठीक। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली विजिबल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ऑब्जेक्ट बेसिकली विजिबल हो रहा है 4 से लेके 10 तक, 4 से लेके और 10 तक ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो रहा है। कितने, 6 मीटर के लिए विजिबल हो रहा है। तो फॉर 6 मीटर ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम 4 to 10, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज विजिबल, ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल है, ठीक है। अच्छा, तो कितने आ गए, 6 मीटर आ गया, 6 मीटर का डिस्टेंस है,
ठीक है, और स्पीड कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितने टाइम के लिए दिखेगा, इट विल सीन फॉर 3 सेकेंड, इट विल सीन फॉर 3 सेकेंड। ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेकेंड के लिए, इस आदमी जो है वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज 3 सेकेंड के लिए देखेगा। बोलो ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ पाए? ठीक है, तो इजी से पार्ट थे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 5 से लेके 10 तक के लिए ये क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा था, 4 से लेके 10 तक के लिए तो 6 मीटर तक दिखा था, स्पीड से आपने खेल लिया। अच्छा, अब अगले कंसेप्ट पे आओ। इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो यूज़ है वो 2 जगह होगा बेसिकली। एक तो आपने यहाँ यूज़ किया है, एक और जगह यूज़ करेंगे जब अपन मोशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, वहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उससे पहले आपको 1-2 टॉपिक्स और बताने हैं, उनको आप थोड़ा और समझिए। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे अगली बात करने जा रहा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जो मिरर है आपका उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपका मोशन की बात करेंगे अब अपन। देखो ज़रा, आपको एक बात तो क्लियर ही है कि लेट अस सपोज आपका ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस मिरर के सामने जितनी दूर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, यहाँ आपका लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको यू से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन यू हो गई। ठीक, अच्छा, और ये जो इसकी इमेज फॉर्म होती है, इट विल ऑल्सो फॉर्म एट सेम डिस्टेंस। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उतनी दूर पर इसकी इमेज फॉर्म हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, दिस इज बेसिकली द इमेज। ठीक है, और ये जो इमेज है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ये इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर ऑरिजिन किसको माना है, आपने ऑरिजिन कंसिडर किया है किसके रिस्पेक्ट में, आप पोजीशंस की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और इमेज की पोजीशन आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, अच्छा, अगर मैं वेक्टोरिकली देखूं, इसको मैं अगर ऑरिजिन कंसिडर कर लेता हूं, इसको अगर मैं ऑरिजिन कंसिडर कर लेता हूं, सो मे आई राइट इट एज, ठीक है, कंसीडर मिरर एज ऑरिजिन, मिरर को ऑरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरफ की जो पोजीशन है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया, माइनस यू इज इक्वल टू, ये पोजीशन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस वी। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में है पोजीशंस, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो यही लिखूंगा। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, तो डी यू ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस, इस v को इधर माइनस डायरेक्शन इधर ले लिया, माइनस साइन इधर ले लिया, मतलब सो डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा, u क्या है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस, v क्या है, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा, तो देखो जरा, डी यू बाई डी टी से, ठीक है, क्या मुझे ये मिलेगा, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज किसका, ऑब्जेक्ट का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि चेंज इन पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, मिरर के में। सो मैंने इसको लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली आगे बात करते हैं, अगर आपको मैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं ये डिफरेंशिएट करता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर की पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में,
सॉरी, इमेज की पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, अच्छा। सो यहां जो इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन के हिसाब से अगर अपन देखें, यहां जो इक्वेशन बनी थी इस इक्वेशन के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था कि du अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस टाइम dv अपॉन dt। इसको अपन ने क्या बोला, इसको आपने बोला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको क्या बोला है, इसको बोला है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विद नेगेटिव साइन। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर है? अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको क्या लिख सकते हैं? सो vo माइनस vm, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर vo माइनस vm, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बात कर रहे हैं तो, और इधर माइनस साइन माइनस vi माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सो vo, ठीक है, और इसको vm को उधर, vm को इधर लेके आते हैं, vo माइनस vm इक्वल्स टू माइनस vi, ठीक है, प्लस vm, ठीक है। इसको इधर पटकेंगे, ठीक, vi को इधर लाओ, बाकी सब इधर, तो vi इक्वल्स टू, ठीक, vm, और ये वाला vm आएगा तो प्लस vm और माइनस vo, ठीक। सो क्या बना, vi इक्वल्स टू 2 टाइम्स vm माइनस vo, ठीक है। इस रिलेशन को गौर से देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपसे कहना चाह रहा है। वेलोसिटी ऑफ मिरर को डबल करें और वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको पता चल जाएगी अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है, ठीक। अच्छा, मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर तीनों आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव कर रहा है, तो आपकी इमेज भी मूव करेगी, और साथ में आपका अगर मिरर भी मूव करने लगा, ये vo से मूव कर रहा है, ये vm से मूव कर रहा है, देन vi कैन इजीली बी फाइंड एज 2 टाइम्स vm माइनस vo, बट विद साइन यू हैव टू पुट ऑल द थिंग्स, बट विद साइन यू हैव टू पुट ऑल द कंटेंट। वेलोसिटी सारी विद साइन आपको रखनी है, ठीक। अच्छा, ये कब का केस है, ये कब का केस है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ये बात दिमाग में रचा बसा लेना, ठीक है, केस फर्स्ट ही करा रहा है अभी मैं। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू मिरर, ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा है, ये तब के लिए सारा खेल खेल रहा हूं, ठीक। अच्छा, देखो जरा, सो क्या पता चला मुझे पता चला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, सो vi इक्वल्स टू 2 टाइम्स vm माइनस vo, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dvi अपॉन dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स dvm अपॉन dt माइनस dvo अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट किया है वेलोसिटी को, क्या मिलना चाहिए, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया फॉर दीज थिंग्स, ठीक। अच्छा, ये तो था आपका हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जब आप मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ठीक। ये आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल गया, ठीक है, और ये आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया, ठीक है। ये 1, उसको मैंने 2 लिख लिया। अब जरा एक बात बताइए कि इफ मिरर इज एट रेस्ट, अगर मान लो मिरर जो है वो रेस्ट पर होता है तो क्या करोगे, vm को 0 रख देना, vm को 0 रख देना, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव कर रही होगी, इमेज मूव कर रही होगी। हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है और मिरर आपका मूव कर रहा है तो भी वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी, कितनी आएगी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पर है
सो VO इज इक्वल टू 0। बट अगर VM चल रहा है सो VI की वैल्यू कितनी हो गई, 2 टाइम्स VM। वेलोसिटी ऑफ मिरर जो इमेज है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर के इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, ये कब के लिए हैं सारी चीजें, जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तब। अगर मान लो कि केस सेकंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू मिरर, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तब क्या होगा, तो देखो जरा, ये यहां पर आपका बॉडी है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मिरर जो है आपका, अभी मैं मान लेता हूं कि ये फिक्स है, ठीक है, मिरर आपका जब फिक्स है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, तो इसकी इमेज भी सेम वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही ना, ये पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रही है ना, तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों सेम हो जाएंगी। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, कुछ भी अंतर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब पैरेलल टू जो आपका मिरर है वो मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में आपको पहले बताया था साइन भी नहीं पलटता, इसमें मैंने पहले बता दिया था साइन भी नहीं बदलता, सीधे सीधे चल रही है, इधर चल रही है तो ये भी इधर चलेगी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी मूव करने लगेगा, कोई फर्क नहीं आएगा दोनों की वेलोसिटीज के बीच में। बोलो क्लियर इतनी बात, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक और केस कंसीडर करता हूं, केस थर्ड, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट मूव ऑब्लिकली विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्लिक मूव करता है तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या बता सकते हैं कि इसकी इमेज किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी? इजी है, आसानी से समझो, देखो जरा, इसके दो कंपोनेंट्स फोड़ोगे, v cos थीटा और इस डायरेक्शन में v sin थीटा, तो इसका जो v sin थीटा है वो तो सेम रहेगा, और जो v cos थीटा है, ठीक है, वो आपका अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और अगर आपका मिरर भी मूव करता है, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स vm भी लग जाएगा अगर ये वेलोसिटी ऑफ मिरर की है, बट इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर असर पड़ेगा, पैरेलल कंपोनेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है इट रिमेन सेम, और जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है इट विल रिमेन एज सच, उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। ये दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है, और अगर वो टेढ़ा जाता है तो उसे 2 हिस्सों में तोड़ दो, 2 हिस्सों में तोड़ोगे, एक पैरेलल कंपोनेंट बन गया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गया, मिरर के अकॉर्डिंग मूव करा दो दोनों को, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं समझ आएगी। क्लियर है ये बात? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक बोलो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। अच्छा, सो ये तो था आपका ऑब्जेक्ट का सीधा मोशन। अच्छा, इसी सेंस में अगर मैं मिरर के रोटेशन से रिलेटेड बात करता हूं, फॉर रोटेशनल मोशन अगर मैं बात करता हूं, ऑल्दो मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं है इसलिए ज़्यादा बात कर नहीं सकता। सो फॉर रोटेशनल मोशन अगर इसी एनालॉगी पर चलता हूं, फॉर रोटेशनल मोशन अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करता हूं तो क्या आपको दिखता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जिस तरह से 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया है, वैसे ही थीटा ऑफ इमेज मतलब रोटेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, रोटेशन ऑफ मिरर माइनस रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेम एनालॉगी से। अब इसके मैंने 2 केस कराए थे और वो दोनों केस यहां पर मैं सत्यार्थ करके दिखा देता हूं। एक बार देखो, फर्स्ट केस में जो आपने रोटेशन के केस पढ़े थे, उन रोटेशन केस में आपको देखा था कि आपने पहले केस में थीटा एम को फिक्स कर दिया था। जब आपने थीटा एम को फिक्स करा था तो आपको दिखा था कि थीटा आई जो है वो माइनस थीटा हो, कि सेम एंगल बट इन अपोजिट सेंस, सेम एंगल रोटेट करेगा, जितना ऑब्जेक्ट ने करा है उतना ही इमेज करेगा बट इन अपोजिट सेंस, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है। अच्छा, दूसरा केस जो लिया था, सेकंड केस के अंदर आपने थीटा आई को फिक्स किया था, थीटा आई को फिक्स किया था, मतलब सॉरी थीटा ओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स की थी, ठीक है, और मिरर को रोटेट कराया था, ठीक है। इस केस में आपने थीटा एम मतलब मिरर को फिक्स किया था और जो इंसिडेंट रे है इसको रोटेट कराया था,
ठीक है, सेकंड केस ले रहा हूं, इसमें आपने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया है और मिरर को रोटेट कराया है। जब आपने मिरर को रोटेट कराया है तो आपको दिखा था कि थीटा आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा एम आ गया है। थीटा ओ 0 रख दो, जब थीटा ओ को 0 रख दोगे तो 2 टाइम्स थीटा, मतलब सेम सेंस में डबल एंगल कवर कर लेगा कौन, रिफ्लेक्टेड रे। बता ये बात समझ में आई? तो वहां जो चीज सिखाई थी वो मैथमेटिकली यहां भी प्रूव्ड है। तो एक रिलेशन ये याद रखिएगा, अल्फा के सेंस में भी यही रिलेशन याद रखिएगा, 2 मतलब एक्सेलरेशन, ये तो आपकी पोजीशन का उसका रोटेशन का हो गया, ठीक है। ओमेगा के सेंस में भी यही याद रखिएगा कि ओमेगा के लिए भी यही रिलेशन रहेगा और फिर अल्फा के लिए भी यही रिलेशन रहेगा, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है आपका रिलेटेड टू मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। इस मल्टीपल इमेजेस के अंदर क्या है वो देखिए ज़रा, इजी सा पार्ट है, इतना कुछ खास नहीं है। देखो ज़रा, ऐसे कह रहा है आपसे कि आपका एक मिरर है जो कि इस तरह से लगा हुआ है और दूसरा मिरर इस पर थीटा एंगल पर ही इंक्लाइंड है, ठीक है। और यहाँ कहीं एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये केस आपने कहाँ देखा होगा, जब आप कटिंग वाले की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, तो आपके सामने भी मिरर लगा होता है और पीछे भी मिरर लगा होता है और वो थोड़े से इंक्लाइन होते हैं, एक ऐसे लगा होता है, एक थोड़ा टेढ़ा लगा होता है, वैसा ही कुछ समझ लो। तो अब उन दोनों में आपने देखा होगा कि जो इमेजेस हैं वो बनती चली जाती है अंदर तक। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ठीक है, और किस किस पोजीशन पर इमेजेस बनेंगी, उनके बारे में आप बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो जरा, सो जो मल्टीपल इमेजेस इस केस में फॉर्म होती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिर्फ इस बात पर कि इनके बीच का इंक्लिनेशन कितना है, ठीक है। तो इस केस में जो आपसे पूछा जाएगा दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इमेजेस। इस केस में आपसे जो पूछा जाएगा दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इमेजेस, कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की भी दो पोजीशन हो सकती हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है कि ये बिल्कुल θ/2 पर रखा हो, कि मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर है, तो ये पोजीशन कहलाती है सिमेट्रिक, मतलब बिल्कुल बीच में। और बाकी कहीं रखा होगा तो ये सारी पोजीशंस क्या कहलाएंगी आपकी, कहीं भी रखा हो सारी पोजीशंस आपकी क्या कहलाती हैं, असिमेट्रिक। इस लाइन पर रखा होगा जो बीच में जो इसका एंगल बाइसेक्टर है तो वो कहलाएगी सिमेट्रिक पोजीशन, बाकी कहीं रखा होगा दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक पोजीशन, भला। अच्छा, अब नंबर ऑफ इमेजेस का खेल खेलना है, ठीक। अच्छा देखो जरा गौर से, नंबर ऑफ इमेजेस के केस में सबसे पहला टास्क है कि जो 360 डिग्री का एंगल होता है कंप्लीट सर्किल, उसका ये जो एंगल दे रखा है ना थीटा, जो आपको दे रखा है, इस थीटा से डिवाइड कर लीजिए, उसको इस थीटा से डिवाइड कर लीजिए, जो भी यहां पर एंगल दोनों के बीच का दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए 360/θ। अब ये जो 360/θ के बाद में आपको नंबर मिलेगा वो तीन केस हो सकते हैं, या तो जो आपको नंबर मिल रहा है 360/θ करने के बाद वो नंबर आपका इवन हो सकता है, या जो आपको 360/θ करने के बाद नंबर मिल रहा है वो आपका ऑड हो सकता है, या फिर जो नंबर मिल रहा है वो आपका फ्रैक्शनल यानी डेसिमल फ्रैक्शन में हो सकता है। वो आपके तीन केसेस हो सकते हैं कि वो नंबर आपका या तो इवन हो या ऑड हो या फिर आपका डेसिमल नंबर हो, ठीक। अच्छा, अगर वो नंबर आपका इवन होता है, ठीक है, अगर वो नंबर आपका इवन होता है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पोजीशन क्या है, सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है। ये भी दिमाग में रचा बसा लेना कि सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है। अगर पोजीशन सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है, इस बेसिस पर ही आपको पोजीशन नंबर ऑफ इमेजेस पता चलेंगे। तो अगर सिमेट्रिक पोजीशन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी इवन के केस में वो हो जाएगा n-1, ठीक। ऑड के उसके असिमेट्रिक पोजीशन के केस में भी नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी दैट इज बेसिकली n-1, ठीक है। ऑड के केस में सिमेट्रिक पोजीशन के लिए भी नंबर ऑफ इमेजेस की जो वैल्यू रहेगी दैट इज बेसिकली n-1, बट नंबर ऑफ इमेजेस की केस इन असिमेट्रिक पोजीशन
जब बॉडी असिमेट्रिक पोजीशन पर रखी होगी और नंबर आपका ऑड आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी n। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात पर आ जाओ। अगली बात यह है कि अगर नंबर आपका फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है तो भैया जब फ्रैक्शनल आ जाए ना तो मत चिंता करना कि आपका नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है कि सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है, इसके बाद में टेंशन नहीं लेना जब डेसिमल में नंबर आ जाए तो। ठीक है, जब भी डेसिमल में नंबर आपको मिल जाए तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो ले लेना। ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ है 4.95, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 4, तो 4 ले लेना बस। ऐसे लिख रहा है 5.23, कितना दिख रहा है इसका फ्रैक्शनल नंबर 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5, इसमें 4, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए वो तुम्हारा नंबर ऑफ इमेजेस होंगी इसके। क्लियर है? इस केस में तुम्हें इवन ऑड के केस में सिमेट्रिक असिमेट्रिक सोचना भी है, इसमें कुछ नहीं सोचना। अच्छा एक चीज और, यहां दिमाग मत लगाना, यहां सिमेट्रिक असिमेट्रिक इवन ऑड कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। ये 4 है तो भी, 5 है तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवन है कि ऑड है कि आपका सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है। यहां दिमाग मत मारना, पहले समझा दे रहा हूं। ठीक, अच्छा तो डेसिमल के केस में आपको ये करना है, ऑड के केस में ये करना है, और इवन के केस में आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? सो नंबर ऑफ इमेजेस जो आपकी बनेंगी, ठीक है, वो n-1, 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 और इस केस में इसको याद रख लो अलग से, इस पर्टिकुलर केस को थोड़ा ध्यान रख लो, इस केस में n बनती हैं, बाकी सब में तो n-1 ही बनेंगे। ठीक, एक एग्जांपल देख, एक ऐसे कह रहा है तुझसे कि 2 मिरर्स हैं, 2 मिरर्स हैव थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री। ठीक है, एक बार थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक बार थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, 2 मिरर्स के बीच में हैव इंक्लिनेशन ये दे रखा है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, फॉर यहां सिमेट्रिक पोजीशन वाली लिखिए कितनी बनेंगी, और यहां पर असिमेट्रिक पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो कितनी बनेंगी। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन एक साथ हो गए अपने। ठीक, देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी जब एंगल आपका कितना दे रखा है 72 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 72 डिग्री, तो 360 को 72 से डिवाइड करो, 360 को 72 से डिवाइड करो, काटो पीटो, कितना आया 5। अब 5 जो है वो कैसा नंबर है, 5 है आपका ऑड नंबर, 5 है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में सिमेट्रिक पोजीशन पर रखा हुआ है, नंबर ऑफ इमेजेस हो गई 5 में से 1 माइनस करो 4, और असिमेट्रिक पोजीशन के लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी 5, n के बराबर ही बन जाएंगी। ठीक, अच्छा अब दूसरा केस लेते हैं। सेकंड केस में एंगल कितना दे रखा है, सेकंड केस में एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो 360 को 60 से डिवाइड करो, काटो, कितना आया 6, कैसा नंबर है इवन। दोनों केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस n-1 n-1, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5। तीसरा केस, तीसरे केस में कह रहा है कि आपका जो एंगल दे रखा है दोनों के बीच का वो कितना दे रखा है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री दे रखा है, वैल्यू कितनी आ गई 7.2। जब 7.2 आ गई दैट मीन्स कि फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर के केस में कितनी इमेजेस बनेंगी, जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा उस डेसिमल नंबर का उतनी, मतलब 7.2 लिख रहा है तो कितनी कितनी इमेजेस बनेंगी, दोनों केसेस में 7 इमेजेस आपकी फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हो गई। ठीक, अच्छा अगर मान लो कि आपके 2 मिरर्स हैं, 2 मिरर्स, ठीक है, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों मिरर्स जो हैं वो पैरेलल ही आपके प्लेस किए जाते हैं। एक मिरर ये रहा, एक मिरर आपका ये रहा। अब इन दोनों के केस में आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी। ठीक है, पहला कि पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, तो बेटा लोग सवाल सीधा सा है तो सीधा जवाब, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी दैट इज 360 बाय दोनों के बीच का एंगल जो पैरेलल है तो 0 डिग्री, कितना आ गई, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए आप जब सामने सामने मिरर लगा देता है ना नाई, तो अंदर तक आपकी इमेजेस बनती चली जाती हैं। ठीक, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा ही नहीं।
क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ही नहीं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, बट याद रखना है ना। अच्छा, अब पूछता ये है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। इस केस में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, nth इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ nth इमेज। ठीक है, nth इमेज की पोजीशन पूछ रहा है जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ऐसे दिया हुआ है कि यहां एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट इमेज बनेंगी, जो सेकंड इमेज बनेंगी, जो थर्ड इमेज बनेंगी, उनकी पोजीशन क्या क्या होगी, ये आपसे अब पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। ठीक है, ऐसा करते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर रख लेते हैं नीचे की बजाय, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। सेम यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया, वो ऑब्जेक्ट है, ये a डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक b है और यहाँ से यहाँ तक a है। इसको m1 मान लेता हूँ, इसको m2 मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा देखो। ठीक है, ये मैंने आपकी प्रिंसिपल एक्सिस खींच ली, इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैं बढ़ा देता हूँ। अब ज़रा गौर से देखना, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसकी पहली इमेज कहाँ बन जाएगी, इसकी पहली इमेज यहाँ कहीं a डिस्टेंस पर ही फॉर्म हो जाएगी। हो गई, ये फर्स्ट इमेज हो गई, किससे, m1 से, फर्स्ट इमेज फ्रॉम m1। ठीक, अच्छा, सिमिलरली इसकी जो फर्स्ट इमेज बनेगी, इस वाले की m2 की जो फर्स्ट इमेज बनेगी, वो सेम जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पर बन जाएगा। ये फर्स्ट इमेज हो गई m2 की, ये फर्स्ट इमेज हो गई m2 की। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखो कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इसके लिए मिरर बना, इमेज बना दिया, इस ये भी बना दिया। अब ये देखो, ये जो मिरर है, क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा m1 के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर m1, हाँ या ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ m1, क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा m1 मिरर के लिए, हाँ या ना। तो उस केस में ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास में a प्लस बी प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस बी, तत्पश्चात a प्लस 2b। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, एक ही बार में लिख देता हूं क्योंकि काफी सारा लिखना पड़ेगा यहाँ। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, a प्लस 2b, तो ये डिस्टेंस हो गया a प्लस 2b। तो क्या इससे a प्लस 2b पर यहां कोई एक इमेज बन जाएगी, ये सेकेंड इमेज होगी m1 की। ठीक है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है m1 के लिए। इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये बनी है। ठीक है, सिमिलरली इधर वाले के लिए सोचो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इट विल सर्व एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस मिरर के तो सामने रखा है ना, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर m2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब ये m2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है भैया लोग a प्लस b, यानी 2a प्लस b। तो इस मिरर से 2a प्लस b डिस्टेंस पर, ठीक है, यहां एक और इमेज बन जाएगी, दैट इज सेकेंड इमेज फ्रॉम m2। बोलो हाँ या ना, एंड सो ऑन, आगे आगे आपको ये, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर आपकी इमेजेस आगे बनती चली जाएंगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक, अच्छा, ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, तो उसकी पोजीशन का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? सुनो, देखो मेरी बात, जो आपका मिरर है m1, ठीक है, और एक मिरर है आपका m2, इससे जो फर्स्ट इमेज बनी है, इस फर्स्ट इमेज की जो पोजीशन है वो पहले से कितने दूर पर थी, पहले वाले से थी साहिब a की दूर पर। ठीक है, तो पहले वाले से a डिस्टेंस पर बना दी, दूसरे वाले से कितने पर बनाई है, b डिस्टेंस पर। ठीक, बना दी। सेकंड इमेज के लिए क्या करो भैया, ठीक है, अपना दिमाग ना दौड़ा, मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, आप ये करो कि इसमें a प्लस बी ऐड कर दो, इसमें a प्लस बी ऐड कर दो। तो देखो a प्लस, इसमें a प्लस बी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पोजीशन, सेकंड इमेज के लिए m1 से इसमें a प्लस बी ऐड कर दो, तो a प्लस बी किस में ऐड करना है, b में। कितना आ गया, ये आ गया a प्लस 2b, ये आ गया a प्लस 2b। मतलब सेकंड इमेज जो है, ठीक है, ये तो फर्स्ट इमेज का खेल हो गया, ये सेकंड इमेज का खेल हुआ। ये बनेगी सेकंड इमेज कितनी डिस्टेंस पर, ये बन रही है 2a प्लस b पर, और इससे कितने पर बन रही है, a प्लस 2b पर। नप्पले देख ले जरा, चेक कर, ऐसे कह रहा है आपसे कि देख, ये बनी है आपकी a प्लस 2b पर, और ये बनी है 2a प्लस b पर।
देखता चला जा, तुझे पता चल जाएगा। 2a प्लस बी पर और ये a प्लस 2b पर, a प्लस 2b पर और 2a प्लस b पर। ठीक, अच्छा अब थर्ड पोजीशन की इमेज, थर्ड पोजीशन निकालना है, थर्ड इमेज की पोजीशन। इसमें फिर से a प्लस बी ऐड कर दे और इसमें भी a प्लस बी ऐड कर दे। इसमें a प्लस 2b में a प्लस बी ऐड करेगा तो क्या बनेगा, देख 2a हो गया और b 3 हो गए तो 2a प्लस 3b। ऐसे ही इसमें ऐड कर तो क्या बन जाएगा तेरा 3a प्लस 2b। फिर फोर्थ इमेज की पोजीशन निकालने को बोले तो फिर से a प्लस बी ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 4a प्लस 3b और इसमें अगर ऐड करेगा तो ये तेरा बन जाएगा 3a प्लस 4b। ये तेरे आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, ये तेरे आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रचा बसा लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को कि न पोजीशन ऑफ इमेज जब भी निकालने को बोलेगा तुझसे तो तू क्रॉस में a प्लस बी ऐड करता चला जाना। हर बार क्या कर रहा है, a प्लस बी ही तो ऐड कर रहा है। देखिए a प्लस बी ऐड किया, फिर a प्लस बी ऐड किया, फिर से a प्लस बी ऐड कर दे तो हर बार तू a प्लस बी पिछली पोजीशन में ऐड करता जा रहा है, तुझे अगली पोजीशन का इमेज पता चलता जा रहा है। बोल क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक, सो ये पोजीशन ऑफ इमेज निकालने का खेल हुआ। एक एग्जांपल सिखाता हूं इससे, देख जरा। ऐसे कह रहा है तुझे कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर यहां है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ये तेरा एक पैरेलल मिरर का सिस्टम है। तो उसे पूछ रहा है कि भैया फोर्थ इमेज की पोजीशन में डिफरेंस बताओ, फोर्थ इमेज की पोजीशन बताओ। फोर्थ इमेज की जब पोजीशन बताने की बात आएगी तो ज़रा गौर से देखना साहब क्या बन रहा है। सबसे पहले फर्स्ट इमेज कितने पर बनेगी, तो फर्स्ट इमेज के लिए देख इससे 10 सेंटीमीटर और इससे 20 सेंटीमीटर। सेकेंड इमेज के लिए दोनों के बीच का यानी a प्लस बी का सम कितना है, a प्लस बी का सम है 30, इसमें 30 जोड़, ये आ गया 40, इसमें 30 जोड़ कितना आ गया 50, फिर इसमें 30 जोड़ कितना आ गया 80, ठीक है, इसमें भी 30 जोड़ कितना आ गया 70। ये थर्ड इमेज की पोजीशंस आ गई। ठीक है, अच्छा फोर्थ इमेज की पोजीशन पता करनी है तो फोर्थ इमेज की पोजीशन के लिए फिर से 30 ऐड कर, 30 ऐड कर। ये कितनी दूर पर है 110 पर, ये कितनी दूर पर है, ये है 100 सेंटीमीटर पर। ये 100 सेंटीमीटर कहाँ है, ये M1 मिरर से है, ये M2 मिरर से है। ठीक है, ये M1 मिरर हो गया, ये तेरा M2 मिरर हो गया। M1 मिरर से चौथी इमेज 110 सेंटीमीटर पर है और M2 मिरर से जो इमेज है चौथी वो कितने डिस्टेंस पर है 100 पर। अगर तुझसे पूछता है कि फाइंड फोर्थ इमेज की पोजीशन पता चल गई। अच्छा पहला सवाल पूरा। दूसरी बात, फाइंड सेपरेशन बिटवीन थर्ड इमेज, फाइंड सेपरेशन बिटवीन थर्ड इमेजेस, दोनों की जो तीसरी इमेज बन रही हैं उनके बीच का सेपरेशन बता। तो एक बात सुन, यहां से जो थर्ड इमेज है वो कितनी दूर पर है, यहां से थर्ड इमेज है 70 पर, यहां से है 70 पर, और यहां से थर्ड इमेज कितने पर है, यहां से है 80 पर। ठीक है, तो देख यहां थर्ड इमेज और इसकी थर्ड इमेज यहां कहीं है। तो देख 80, 20, 100 और 10, 110 और 70 कितना हुआ 180। मतलब तुझे क्या करना पड़ेगा कि जो तेरा ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं ना, इन दोनों में a प्लस बी और ऐड करके तब सेपरेशन पता चलेगा। ठीक, इन दोनों में ऐड कर तो 70 प्लस 80 प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 180 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा इसकी थर्ड इमेजेस के बीच में। तो आपसे अगर पूछता है इसी केस में डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन nth इमेजेस, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज, क्या करोगे, जैसे फर्स्ट के लिए देखो जरा, फर्स्ट वाली इमेज के बीच के लिए सेपरेशन देख रहे हैं तो सेपरेशन फॉर फर्स्ट इट इज इक्वल टू a प्लस बी, और इसमें क्या जोड़ने को बोला मैंने a प्लस बी, कितना आ गया 2a प्लस 2b। ठीक है, सेकेंड वाली के लिए देख जरा, सेकेंड वाली के लिए देखेगा तो a प्लस 2b, a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b और साथ में a प्लस बी और जोड़ दे। ठीक है, कितना आ जाएगा a 2a 4a तो 4a प्लस 4b। ठीक है, तो जौन सी भी इमेज का निकाल रहा है, जैसे nth का निकाल रहा है, सेपरेशन बिटवीन nth इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी तेरी इमेजेस हैं उसको 2n से मल्टीप्लाई कर देना। इसको देख जरा, 2 टाइम्स 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स a प्लस बी, जौन सी भी नंबर का निकाल रहा है
उसमें 2n का साथ करके a प्लस बी ऐड कर देना, यू विल गेट द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस। ठीक है, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साहिब। क्लियर है? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और समझो चीजों को। ठीक है, ये तो पोजीशन हो गई किसके बीच की, ये पोजीशन हो गई तेरी जब तेरे दो पैरेलल मिरर्स रखे हुए हैं उनके बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। अच्छा, अभी मैंने तुझे ये सिखाया था इसके बाद कि अगर नंबर ऑफ इमेज, दो मिरर्स हैं तेरे, एक ये मिरर है एक ये मिरर है, इनके बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो तू इमेज की पोजीशन निकाल लेता है। यहाँ कहीं रख देते हैं तो इमेज की पोजीशन निकाल लेता है। ठीक है, ये इमेज की पोजीशन तो निकाल लेता है। मान लिए 10 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। ठीक है, क्या तू मुझे बता सकता है कि इमेज की पोजीशंस क्या क्या होंगी? देख, सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? तो देख, नंबर ऑफ इमेजेस का खेल तो बहुत आसान है। अभी हाल मैंने तुझे सिखाया, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 अपॉन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। काट यार, कितना आ गया? 12। अब ये रखी हुई है सिमेट्रिक या असिमेट्रिक? देख, दोनों एंगल बराबर हैं तो असिमेट्रिक पर रखी हुई है, बट नंबर इवन है। सो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी तेरे पास में 12 माइनस 1 यानी 11। इमेज बनेगी तेरी 11। ये बात तेरे दिमाग में रच बस जाए। अब पोजीशन क्या होगी? तो देख, इसके लिए भी वही फंडा अपना, देख, पहली जो इमेज बनेगी वो तो कितने कितने डिस्टेंस पर बन जाएगी? इससे बनेगी 20 पर, तो यहां से 20 पर पहली इमेज, यहां से कितने पर? ये एंगल 10 दे रखा है तो पहली इमेज बन गई फर्स्ट इमेज। इसको m2 मान ले रहे हैं और इसको m1 माना है। सो m1 से पहली इमेज जो बनेगी वो कितने पर? 20 पर था तो 20 पर ही बन जाएगी। ये 10 पर था तो 10 पर ही बन जाएगी। फिर उसके बाद जो सेकंड इमेज बनेगी विद m2, ये सेकंड इमेज है विद वो फर्स्ट इमेज है m2 के साथ, 10 पर बन गई। अब इसके लिए कितना होगा? तो देखो जरा, एक बार गौर से देखना कि इसके ये वाला जो है वो इसके लिए कितनी दूर है? 10 प्लस 10 प्लस 20, 40 पर है, तो यहां से 40 पर बनेगी बेटा, 40 पर ही तो इमेज बनेगी मिरर m2 से। ठीक है, तो ये सेकंड इमेज बन गई m1 से। और ये कितने पर बनेगी? अब देख जरा, ये कितनी दूर पर है? 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10, ये बनी 50 पर, तो ये बनेगी यहां से 50 डिग्री पर। ठीक है, अच्छा, तो इसमें भी खेल वैसा ही है। तो मैं इसके लिए भी वही चीज बता देता हूं कि फर्स्ट इमेज के लिए तुझे क्या करना है, जो तुझे एंगल दे रखे हैं, ठीक है, m1 से और m2 से जो एंगल दे रखे हैं, जैसे θ1 और θ2 एंगल दे रखे थे, उन्हीं को यूज कर, फिर वही θ1 प्लस θ2 ऐड करता चला जा। सेकेंड इमेज के लिए तो 2θ2 प्लस θ1 और इधर हो जाएगा 2θ1 प्लस θ2, फिर से θ1 प्लस θ2 ऐड कर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तेरे पास में 3θ1 प्लस 2θ2, और इधर वाला कितना हो जाएगा? 3θ2 प्लस 2θ1, ये थर्ड इमेज हो गई, एंड सो ऑन, θ1 प्लस θ2 ऐड करता जाना। ठीक, जैसे पिछले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें देख जरा, मैंने एक एंगल ले रखा है 10 डिग्री और दूसरा एंगल दे रखा है 20 डिग्री, तो पहली इमेज तो इतने पर ही बन गई। दूसरी इमेज के लिए क्या करना है? इसमें 30 जोड़, दोनों के बीच का एंगल कितना है? θ1 प्लस θ2 कितना है? 30, तो 30 जोड़ कितने पर पहुंचा? 40 पर। ये कितने पर पहुंचा? 50 पर। सेकेंड इमेज इतने पर होंगी। ठीक है, किससे? मिरर्स से। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद में इसमें फिर से 30 जोड़ दे, कितना हो गया? 80। इसमें फिर 30 जोड़ दे, कितना हो गया? 70। ठीक है, अच्छा, बट इतना ध्यान रखना कि इस केस में जो सम है, ठीक है, वो 180 से ऊपर ना पहुंच जाए। इस केस में ऐसा याद रखना कि ये 180 से ऊपर ना पहुंच जाए। 70 के बाद अगली इमेज कितने पर बनेगी? अगली इमेज बनेगी 100 पर, और इसकी इमेज कितने पर बनेगी? 110 पर। ठीक है, 2 4 6 8, ये बनेगी 140 पर, और ये कितने पर बनेगी? ये बनेगी 130 पर। इसके बाद बनेगी 170 पर, लेकिन ये वाली जब रखेगा, ठीक है, ये वाली जब रखेगा तो ये कितने पर बन जाएगी? 140 प्लस 30, ये 70 पर, और ये 160 पर। इतनी तक तो इमेजेस बन जाएंगी, बट ये इमेज जो है, ये देखना, ये बिहाइंड द मिरर पहुंच जाएगी। इसको देखना गौर से, जब बना के देखेगा तो ये बिहाइंड द मिरर पहुंच जाएगी। जैसे ही ये बिहाइंड द मिरर पहुंच जाए तो समझ लेना कि अब आगे नहीं जाना है, अब आगे नहीं जाना है। ठीक है, एक्चुअली में ये बिहाइंड द मिरर का केस ये होगा कि ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों ओवरलैप कर जाएंगे,
ये दोनों जो पोजीशन है ये ओवरलैप कर जाएंगी, तो इन दोनों की जगह एक ही इमेज बनेगी। तो टोटल कितनी बनी 10 और प्लस एक इन दोनों के ओवरलैप से, यानी 11 टोटल इमेज बनेंगे। ठीक है, इस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो 11 हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो n-1 का कंसेप्ट मैंने बताया, जैसे मैंने थीटा से डिवाइड किया तो वो n-1 के इक्वल आ गया। तो जब n-1 आ जाता है उस केस में ऐसा नहीं होता कि इमेज एक कम हो जाती है, बल्कि दो इमेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं। दैट्स वाई एक इमेज हम कम लिखते हैं, बनती उतनी ही है बट हम लिखते कम है, जस्ट बिकॉज कि उसमें एक इमेज, दो इमेजेस जो होती हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, तो वो एक ही दिखती है, तो हम उसको उतना ही लिखते हैं जितनी हमें दिखती है। ठीक है, so that's all for this one. Bye bye, take care.